नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बात करेंगे विस्तार से खबरों की ओर। चुनाव आयोग के 2 नए चुनाव आयुक्तों के नाम फाइनल हो गए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल की गुरुवार को बैठक हुई। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि पूर्व आईएएस अफसर ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू के नाम पर मुहर लग गई है। सुखबीर उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और एनएचएआई के चेयरमैन रह चुके हैं। उधर ज्ञानेश कुमार आईएएस अफसर जो कि हैं केरल कैडर के हैं और गृह मंत्रालय में तैनात रह चुके हैं। धारा 370 पर फैसले के वक्त भी गृह मंत्रालय में वो तैनात थे। वहीं इसको लेकर नाराजगी जताते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मीटिंग शुरू होने के 10 मिनट पहले ही 6 नाम उनके पास आए। उन्होंने कहा कि मुझे एसएस संधू, ज्ञानेश कुमार, उत्पल कुमार सिंह, प्रदीप कुमार त्रिपाठी और इंदिवर पांडे और गंगाधर राहत के नाम सौंपे गए थे। मैंने कहा कि इनको ईमानदारी और तजुर्बा जांचना जो है वो मेरे लिए असंभव है। मैं इस प्रक्रिया का विरोध करता हूं। ये होना ही था, ये औपचारिकता है। इस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई को रखना चाहिए था। अगर सीजेआई होते तो बात अलग थी। कल रात मैं दिल्ली से आया तब मुझे 212 लोगों की लिस्ट सौंप दी गई थी। इतने कम समय में सभी का प्रोफाइल जांचना असंभव था। तो मैंने मीटिंग में शामिल होने की पहले ही और तक मतलब यहाँ दिल्ली में पहुंचते ही अगर ये मिल जाते तो हमें जांच पड़ताल करना और ये जो सिलेक्शन कमेटी में जिसको नाम लाया जा रहे हैं, शॉर्टलिस्ट अगर होते तो शॉर्टलिस्ट के बदौलत सारे व्यक्तियों को, सारे जो प्रत्याशियों हैं, इनके बारे में मुझे बारीकी से जानकारी होती। लेकिन वो मौका मुझे नहीं मिली क्योंकि मुझे जो सूची दिए गए थे वो मान लीजिए कुल मिलाकर 212 जन की 212। तो मान लीजिए कल रात में मैं आए हैं दिल्ली, 12 बजे पहुंचे और सुबह 12 बजे हमें पीएम साहब की दफ्तर में चयन करने के लिए जाना पड़े और इसी बीच रातों रात 212 व्यक्तियों को उनके बारे में मुझे कैसे बारीकी से जानकारी मिले और कैसे मैं अपना बुद्धि को इस्तेमाल करेंगे। हमारा जो कमेटी, ये कमेटी की में एक प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ होम मिनिस्टर मतलब 2 मंत्री और मैं एक विपक्ष। मतलब शुरू से ही इस कमेटी में बहुमत सरकार की पक्ष में है। तो इसलिए मैं कहीं या ना कहें, सरकार जो चाहेगी वही होगी। सरकार की मंशा मुताबिक ये इलेक्शन कमिश्नर उसका चयन होगी। बीच में विनीत गोयल साहब वो भी रेजिग्नेशन दे डाली, वो भी रिक्त हो गए। पिछले बार ये मीटिंग होने वाला था, उस समय भी हम आए थे लेकिन डिफॉल्ट हो गई थी। तो ये जो गोयल साहब की नियुक्ति के समय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी किए थे, आपको शायद याद है कि लाइटनिंग स्पीड में उनको नियुक्ति किए गए थे और वैसा ही लाइटनिंग स्पीड में भी वो भी निकल गए, रेजिग्नेशन डाल दिए। एक लाइटनिंग स्पीड में वो आए और डिजिटल स्पीड में वो चले गए और बीच में हम इधर जाए ना उधर जाए, रिक्त पद लेकर हमें दिक्कत बढ़ गए। वो दिक्कत निपटने के लिए आज हमें जरूरी था कि 2 इलेक्शन कमिश्नर के चयन हुआ। तो हम बताते हैं, एक तो बलविंदर संधू होगा, मतलब टाइटल संधू है यार, गणेश, हाँ बलविंदर संधू है और एक केरल के मिस्टर गणेश कुमार ओके, एक गणेश कुमार है जो गणेश जय बाबा गणेश
अच्छा, केरल के है वो, ज्ञानेश कुमार, मतलब यूपी के डोमिसाइल है, लेकिन केरल की ऑफिसर है। केरल के ऑफिसर और एक है मतलब बी संधू। मुझे 212 नाम दिए गए, 10 मिनट पहले 6 नाम दिए जा रहे हैं, और मैं जानती हूं कि ये बहुमत इनके पास है। सीजीआई साहब नहीं है, कानून को तैयार किए गए हैं कि सीजीआई बाहर रहे, हमारे न्यायाधीश बाहर रहे, और अंदर अंदर बैठ के सरकार अपने बहुमत की बजाय से अपने चुने हुए, अपने पसंदीदा नाम चयन करे। यही तो बात है, संक्षिप्त साथ यही है। तो आपको बता रहे हैं एसएस संधू के बारे में। उत्तराखंड के मुख्य सचिव रह चुके हैं डॉक्टर एसएस संधू। उत्तराखंड के मुख्य सचिव के रूप में इन्होंने काम किया है। कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त इन्हें उत्तराखंड का मुख्य सचिव बनाया गया था। संधू को जुलाई 2021 में राज्य के मुख्य सचिव बनाया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो डॉक्टर एसएस संधू 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के आईएएस अफसर हैं। उत्तराखंड में इन्होंने काम किया था। 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अफसर हैं ज्ञानेश कुमार। तो जो 2 नाम फाइनल हुए हैं, जिनको चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, उसमें ज्ञानेश कुमार शामिल हैं और एसएस संधू शामिल है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार आखिर कौन है। 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अफसर है ज्ञानेश कुमार। सहकारिता मंत्रालय, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के अंदर आता है, उसमें भी ये काम कर चुके हैं। धारा 370 हटाने के दौरान गृह मंत्रालय में ये तैनात थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, जो 2 नाम फाइनल होने थे चुनाव आयुक्त जिन्हें बनाया गया है, उसमें डॉक्टर एसएस संधू का भी नाम शामिल है। उत्तराखंड में ये उत्तराखंड के मुख्य सचिव रह चुके हैं, इनके बारे में क्या कुछ जानकारी? डॉक्टर एसएस संधू उत्तराखंड में चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर रह चुके हैं। जनवरी 2024 में ही उनका यहाँ पर वो सेवानिवृत्त यहाँ से हुए हैं। ये कह सकते हैं कि जुलाई 2021 में उन्होंने चीफ मुख्य सचिव के पद पर यहाँ पर उत्तराखंड में कार्यभार संभाला था। उत्तराखंड बैच के वो आईएएस अधिकारी रहे हैं, 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। और उत्तराखंड में मुख्य सचिव बनने से पहले केंद्र में कई साल वो ये कह सकते हैं कि एनआईए, जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, उसके निदेशक के पद पर वो वहाँ दिल्ली में तैनात रहे हैं। उनका जो कामकाज रहा है, उनकी जो काम करने की जो शैली रही है, ईमानदार अधिकारियों में से वो एक यहाँ पर गिने जाते हैं। और जिस प्रकार से उनका कामकाज करने का तरीका था, तो उनके इसी कामकाज के तरीके के चलते उत्तराखंड में जो बेलगाम अफसरशाही थी, जिसको लेकर हमेशा सवाल खड़े उठते थे, उस पर भी उन्होंने काफ़ी हद तक विराम लगाने का काम यहाँ पर किया था। चीफ सेक्रेटरी रहते हुए ये कह सकते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पर अधिकारियों की जो मनमानी थी उस पर अंकुश लगाने का काम करा। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई थी उनके दौरान कि जो विकास के जो काम होंगे वो किस प्रकार से किए जाने चाहिए, और अधिकारियों को तय समय पर हर उस चीज़ का रिजल्ट यहाँ पर देना होगा, जिसके लिए उन्हें यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ये कह सकते हैं कि 24 से पहले यानी 2023 में उनका जो सेवा विस्तार था वो यहाँ पर जुलाई में समाप्त हो रहा था। उसके बाद उनको 6 महीने का एक्सटेंशन यहाँ पर दिया गया था। जनवरी 2024 तक वो यहाँ पर मुख्य सचिव के पद पर यहाँ पर रहे। ईमानदार अधिकारियों की जो उनकी जो छवि थी, उसी छवि के चलते कह सकते हैं कि उत्तराखंड में आज जो प्रशासनिक सेवा का जो पारदर्शिता बढ़ी है, जो कामकाज की जो पारदर्शिता बढ़ी है शासन में, वो उनके चलते यहाँ पर रही है। ये कह सकते हैं कि उनका एक लंबा अनुभव यहाँ पर रहा। प्रतिनियुक्ति से ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में मुख्य सचिव से पहले वो केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थे। उससे पहले जो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा, जो शासन में जो काम करने का तरीका रहा, वो अकाली दल में भी कई विभिन्न पदों पर वहाँ पर रहे हैं, पंजाब सरकार में। इसके अलावा उनका जो काम करने का जो तरीका था, उसके चलते वो राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित यहाँ पर हो चुके हैं, जिस प्रकार से उन्होंने काम वहाँ पर किया था। और ये कह सकते हैं कि दिल्ली में भी यही वो उनकी वो ईमानदार अधिकारी की जो छवि थी, उसके चलते उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है उसमें उनके निदेशक पद के रूप में उनको नियुक्त करने का काम किया गया था। और कई बार उनके तारीफ जो केंद्रीय राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो कई बार अपने भाषणों में या बयानों में उन सब चीज़ों का जिक्र यहाँ पर कर चुके हैं कि जिस प्रकार से संधू का कामकाज रहा है वो काफ़ी
काफ़ी काबिले तारीफ रहा। उस दौरान ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कई ऐसे बेहतर काम यहाँ पर करें जो आज मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। उत्तराखंड में भी ये कह सकते हैं कि अपने 2 साल से ज़्यादा का जो उनका कार्यकाल यहाँ पर रहा वो बेहतर अधिकारियों के रूप में रहा है, और जिस प्रकार से उन्होंने काम करने का तरीका यहाँ पर अधिकारियों को सिखाया, तो उससे ये समझे जा सकते हैं कि बेलगाम अफसरशाही पर तो लगाम लगाई, साथ ही अधिकारियों की जिम्मेदारी भी यहाँ पर तय हुई है कि ताकि जो विकास के काम है वो प्रभावित ना हो। जी ठीक है अभय, आप बने रहिए, आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ दिल्ली से अजीत भी जुड़ गए हैं। अजीत, अगर बात की जाए तो 2 नाम फाइनल हो चुके हैं, नए चुनाव आयुक्तों की घोषणा हो गई है जिसमें एसएस संधू शामिल है और ज्ञानेश कुमार शामिल है। क्या जानकारी, क्या अपडेट? और देखिए, बताना चाहूंगा रिया, जिस तरीके से बीते दिनों अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद से लगातार ये जो मामला पूरा गंभीर रूप से बना हुआ था, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में पहले से ही जहाँ एक पद जो है वो खाली था, तो अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद ये एक और पद हो गया था, जो 2 चुनाव आयुक्त के जो पद थे वो खाली हो गए थे, जिसके बाद सरकार के लिए कहें अगर हम तो जल्द से जल्द इस पद को भरना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में बिना चुनाव आयुक्त के ये कोई भी खास तौर से लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है और कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण तरीके से ये चुनाव हो जाता है। तो ऐसे में आज इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भी एक अहम बैठक की गई, जिसमें जो विपक्ष के नेता भी शामिल हुए। तकरीबन 1 घंटे चली इस बैठक के बाद पूरा का पूरा रणनीति के तहत निर्णय लिया गया, जिसमें खुद विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस बात की जानकारी दी कि केरल के ज्ञानेश कुमार और पंजाब के पुष्पिंदर संधू जो कि अगले चुनाव आयुक्त जिन्हें घोषित किया गया है। जी ठीक है अजीत, आपके पास वापस आऊंगी। एक बार अभय का रुख करते हैं। अभय, जिस तरह से डॉक्टर एसएस संधू की बात करें, केंद्र में भी काम कर चुके हैं, उसके बाद उत्तराखंड के मुख्य सचिव रह चुके हैं, ऐसे में अब उनको बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त बनाया गया है। अभय जी बिल्कुल, ये उत्तराखंड के लिए बड़ा गर्व का विषय इस समय कहा जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड से कई अधिकारी केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर गए हैं, बेहतर रिजल्ट उन्होंने दिए हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि चुनाव आयुक्त के पद पर जिस प्रकार से उनके नाम की चर्चा पूर्व में हो रही थी और आज उन्हें चुनाव आयुक्त बनाने का काम यहाँ पर किया गया, तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि उनकी जो छवि रही है वो उन अधिकारियों में से रही है जो रिजल्ट देने में सबसे आगे यहाँ पर रहते हैं। अपना काम ईमानदारी से वो करते हैं और साथ ही अपने साथ के जो अधिकारी होते हैं उनको भी साथ लेकर चलने में कामयाब रहते हैं और उनसे भी उनकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी की वो तय करने का काम करते हैं ताकि बेहतर रिजल्ट यहाँ पर आ सके। और जिस प्रकार से उन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया तो ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव आयोग का जो काम होगा वो और बेहतर तरीके से होगा, पारदर्शी तरीके से होगा और जो सवाल अक्सर चुनाव आयोग पर उठते हैं उन सवालों का जवाब यहाँ पर मिलता हुआ भी नजर आएगा। जो खामियां रहती है उन खामियों को दूर करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड में जिस प्रकार से डॉक्टर संधू का कामकाज रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री के उन चहेते अधिकारियों में से वो एक कहे जा सकते हैं जिन्होंने बेहतर रिजल्ट देने के लिए यहाँ पर काम किया रहा है। सबसे बड़ी बात है कि खुद मौके पर जाते थे, मौके पर निरीक्षण करते थे और अधिकारियों को दिशा निर्देश वो देते थे ताकि बेहतर काम वहाँ पर हो सके और जो तय समय निर्धारित किया गया उस तय समय पर उसका रिजल्ट वहाँ पर आ सके। और आज ये कह सकते हैं कि उनके उसी ईमानदार छवि का उनको आज यहाँ पर इनाम मिला है कि केंद्र में ये कह सकते हैं कि सैकड़ों अधिकारियों की सूची थी जिसमें डॉक्टर एसएस संधू का भी नाम शामिल था। चुनाव आयुक्त बनने की दौड़ में वो लगातार आगे बढ़ते रहे और आखिर 6 नामों में भी वो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे मुख्य नामों में वो गिनती उनकी रही है जिन्हें चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से उनका कामकाज रहा तो ऐसे में आने वाले दिनों में और बेहतर परिणाम देंगे। लेकिन उत्तराखंड राज्य के लिए ये गर्व का विषय इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ के उत्तराखंड कैडर के रहे 1988 बैच के अधिकारी थे और जिस प्रकार से उन्होंने कामकाज का तरीका यहाँ पर सिखाया है तो ऐसे में उत्तराखंड को लगता है कि आने वाले दिनों में केंद्र में भी इसी प्रकार से वो काम वहाँ पर करेंगे और रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल अभय, तो ठीक लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर एसएस संधू को मिलती हुई। आप बने रहिए, आप पे वापस आऊंगी। एक बार अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। अजीत, अगर बात की जाए जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि समय नहीं दिया गया। ठीक एक दिन पहले जब मैं दिल्ली वापस लौटा तो मुझे 212 नामों की एक लिस्ट दी गई और इतना समय नहीं मिला कि मैं रिसर्च अच्छे से कर सकूं, जांच सकूं। और उसके बाद आज भी उन्होंने सवाल उठाया कि 6 नामों की 10 मिनट पहले, मीटिंग शुरू होने से महज 10 मिनट पहले उनको लिस्ट दी गई 6 नामों की और उसमें से चुना गया। अजीत देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा रिया, क्योंकि चुनाव आयुक्त का जो पद है
कोई भी एक बड़े जिम्मेदाराना पद में से एक है, क्योंकि किस तरीके से चुनाव कराने हैं वो भी निष्पक्ष रूप से, वो एक बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी बन जाती है। और ऐसे में निश्चित रूप से विपक्ष के होने के नाते उन्होंने सवाल उठाया। हालांकि अब ये कहा जा सकता है कि जो दो चुनाव आयुक्त जो चुन लिए गए हैं, फिलहाल उन पर अंतिम मोहर लग चुकी है। तो ऐसे में अगर कोई भी जो विपक्ष के जो नेता आवाज उठाते हैं तो शायद कहा जा सकता है कि आवाज उठाने से इस समय तो काफी देरी हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्हें कुछ समय पहले ही लिस्ट दी गई और उन्हें जो जिन 6 नामों की सूची दी गई उनमें से उन्हें चयन करना था, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। और वो भी तब, क्योंकि अगर मैं बात करूं जाए तो जी बिल्कुल अजीत, दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो चुकी है। अब माना यह जा रहा है कि जल्द ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। अजीत, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करूंगी। अब है आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत जारी है। एमएसपी गारंटी कानून समेत कई मांगों को लेकर किसान आज दिल्ली कूच पर है। तो किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान महापंचायत जारी है। एमएसपी गारंटी कानून समेत कई मांगों को लेकर किसान आज दिल्ली कूच पर है। पुलिस ने भी इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के खासा इंतजाम किए हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। साथ ही दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर भी सघन चेकिंग अभियान जारी है। तो आज दिल्ली में सभी तमाम किसान संगठन डटे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में रामलीला मैदान में महापंचायत जारी है। कई किसान संगठन इसमें शामिल होने के लिए आज दिल्ली कूच पर है। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के भी खास इंतजाम किए हुए हैं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, अगर बात की जाए आज महापंचायत की, महापंचायत लगातार जारी है, इस दौरान महापंचायत को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? और देखिए, यह बताना चाहूंगा, पिछले 1 महीने से जो किसान है वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। आज किसानों ने दिल्ली के रामलीला मैदान का कूच किया था, जिसके बाद रामलीला मैदान में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी देखने को मिले और हजारों की संख्या में जो किसान है, जो प्रदर्शनकारी किसान है, वो रामलीला मैदान पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी जिस तरीके से एकजुटता दिखाई, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वहीं अगर मैं ताजा जो जानकारी सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि बताया जा रहा है कि आगामी 23 मार्च को पूरे देश में एक बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी है और उसी कार्यक्रम के माध्यम से जो किसान प्रदर्शन का लेकर के आगे की जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी। जो 23 मार्च को जो आगे का जो कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में किस तरीके से आगे प्रदर्शन करना है, क्या आगे की रणनीति के तहत क्या करना क्या नहीं, उस 23 मार्च को होने वाले कार्यक्रम में जो आगे की रणनीति है वो बनाई जाएगी। फिलहाल अगर मैं आज की बात करूं तो आज की इस महापंचायत में हजारों की संख्या में किसानों ने एकजुटता दिखाई और ये दिखाया कि किस तरीके से वो एक साथ होकर के सरकार के खिलाफ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के मोर्चे पर डटे हुए और वो पीछे हटने वाले नहीं है। जी बिल्कुल अजीत, जिस तरह से आपने कहा कि जो किसान है उनकी महापंचायत लगातार रामलीला मैदान में जारी है। अगर बात की जाए संख्या बल की, कितनी संख्या में जो है किसान वहां पर मौजूद है? साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि खबर ये भी थी कि कई महिलाएं जो है, तस्वीरें हमारे सामने आ रही थी कि कई जो महिलाएं हैं वो भी इस महापंचायत में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंची हुई है। अजीत, और देखिए, बिल्कुल यह बताना चाहूंगा, इस महापंचायत में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई है। और अगर मैं किसानों की बात करूं तो हजारों की संख्या में किसान जो है वो रामलीला मैदान में पहुंचे और अपनी एकजुटता दिखाई। महिलाओं की भागीदारी विशेष तौर पर देखने को मिली और उन्होंने ये अपनी भागीदारी से महिलाओं ने भी जो संदेश है वो देने का प्रयास किया कि वो जो किसान जो प्रदर्शन पर बैठे हुए किसी राजनीति से प्रेरित होकर के नहीं, बल्कि अपनी मांगों को लेकर के वो डटे हुए हैं और साफ तौर पर कहा है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं, ठीक है अजीत, बिल्कुल। तो किसानों ने ये बात साफ कर दी है कि 23 मार्च को वो कुछ बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं सीएम योगी ने एक कार्यक्रम के दौरान चाचा शिवपाल सिंह यादव और भतीजे अखिलेश यादव को लेकर चुटकीले अंदाज में खूब तंज कसे। विकास कार्यों पर बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग दे पाते?
वहां तो चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। नियुक्ति आई नहीं कि पूरा परिवार वसूली में व्यस्त हो जाता है। तो आपको खबर बता रहे हैं, अंबेडकर नगर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, जहां उन्होंने सपा और कांग्रेस पर तंज कसते हुए, चुटकी लेते हुए चाचा भतीजे पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर जमकर हमले किए। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि चाचा भतीजे में जंग लगी हुई है। किसी को किसी अन्य कार्य के साथ जोड़ करके विकास की योजनाओं का लाभ दिया। आप मुझे बताइए, ये डबल इंजन की सरकार नहीं होती, डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ये 56 लाख गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर मकान मिल पाते क्या? और क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग दे पाते? अरे वहां तो चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। नियुक्ति आती थी, पूरा परिवार वसूली में मस्त हो जाता था। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ, अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए चुटकी ली और कहा कि चाचा भतीजे में जंग छिड़ी हुई है। क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, बता दूं रिया कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी पर भी बड़ा हमला बोला और बीजेपी को उन्होंने बीजेपी की अच्छाइयाँ बताई। और बात करें अगर योजनाओं की, तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार गरीबों के साथ बिना किसी भेदभाव के मदद कर रही है। सभी योजनाओं का लाभ, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी जातियों को, लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। और आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में जो है यूपी सीएम ने सपा पर तंज भी कसा। कहा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी सरकार में कोई भी नियुक्ति निकलती थी तो उसमें उनके परिवार के लोग जो है वसूली में मस्त हो जाते थे। रिया, यह एक बहुत बड़ा हमला है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का। और उन्होंने यह भी इशारा किया कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारों को लेकर जो है सूत्रों से यह भी पता चला है कि सीटों के बंटवारे को लेकर शिवपाल यादव और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच कुछ रार भी चल रही है। कई दिनों के बाद आज शिवपाल यादव अपनी बदायूं सीट पर प्रचार के लिए निकले हैं। इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं शिवपाल यादव जो है बदायूं सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, वह कोई सिर्फ सीट ढूंढ रहे थे और आजमगढ़ से वह चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनकी नहीं सुनी गई। और यह पता चला है कि आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे। तो इसको लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर जो आपसी खींचतान थी, उसी की ओर जो है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इशारा किया कि जंग लगी हुई है। वहीं सपा सरकार पर भी बड़ा हमला बोला और कहा नियुक्तियों में धांधलेबाजी होती थी और जो भी नियुक्ति निकलती थी उनके परिवार के लोग, चाहे शिवपाल यादव हों या फिर धर्मेंद्र यादव हों, हर व्यक्ति जो है वसूली में मस्त हो जाता था। और यही नहीं, यूपी सीएम ने यह भी कहा कि जिस तरह पारदर्शिता उनके जो है सरकार में, बीजेपी की सरकार में की जा रही है, नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है, गरीबों को राशन मिल रहा है और जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ जो है आम लोगों को मिल रहा है। उन्होंने एक तुलना की बीजेपी से, बीजेपी और कांग्रेस और सपा के बीच। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर निशाना साधा, समाजवादी पार्टी को निशाने में लिया, चाचा भतीजे वाली बात भी कही कि जिस तरह से आपने भी बताया कि दोनों के बीच कुछ रार दिखती हुई नजर आ रही थी। हालांकि अब शिवपाल यादव का बयान सामने आया कि बदायूं जाऊंगा, वहां प्रचार प्रसार करूंगा और जीतूंगा। तो उन्होंने इस बात को खारिज करते हुए बताया कि पूरा समर्थन जो है समाजवादी पार्टी को शिवपाल यादव का है। ऐसे में अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनाव से पहले बड़े मंच से इतना बड़ा निशाना साधना, समाजवादी पार्टी को घेरना, अपने आप में क्या संकेत?
जी बिल्कुल, बता दूं कि बीजेपी एक तरफ जो है कह रही है कि वह विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अब विपक्ष पर हमले से भी नहीं चूक रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर निशाना साधते चले आ रहे हैं। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वह बीजेपी के बारे में तमाम टिप्पणियां करते हैं। यहाँ तक भी उनका कहना रहता है कि बीजेपी सरकार में नौजवान, किसान और बेरोजगार पूरी तरह से परेशान है। लेकिन आज जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला है समाजवादी पार्टी पर, इससे कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी में बौखलाहट बढ़ सकती है और या कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी अब तिलमिला भी जाएगी। और जिस तरह से चाचा भतीजे के रिश्ते पर भी उन्होंने प्रहार किया, उनके बीच जो मनमुटाव चल रहा था उसको ठीक है मोहम्मद भी आसिफ, आज बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरे मन से समाजवादी पार्टी को घेरते हुए जमकर निशाना साधा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी, माननीय विधायकगण, श्री प्रतीक भूषण जी, श्री राम पनापति शास्त्री जी, श्री बावन सिंह जी, श्री प्रेम नारायण पांडे जी, श्री विनय कुमार द्विवेदी जी, श्री प्रभात वर्मा जी, श्री अजय सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री घनश्याम मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्र जी, जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सूर्यनारायण तिवारी जी, विधान परिषद सदस्य अवधेश कुमार मंजू सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में गोंडा से आए हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज गोंडा में मुझे प्रभु राम के अयोध्या में विराजमान होने के बाद पहली बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गोंडा तो अयोध्या से सटा हुआ जिला है और अयोध्या धाम के विकास का सर्वाधिक लाभ अगर किसी जनपद को प्राप्त हो रहा है, वह जनपद हमारा गोंडा ही है। इसके लिए मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। होली के पहले एक बार फिर से 1700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ हमारे जनप्रतिनिधि आपके जनपद के, जिनकी मेहनत से, जिनके परिश्रम से ये सुविधा आपको प्राप्त हो रही है, इसकी भी मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा देश बदल चुका है। एक नए भारत में हम रह रहे हैं। एक ऐसा भारत जिसने दुनिया में भारत के 140 करोड़ लोगों के सम्मान को बढ़ाया है, उनके गौरव को बढ़ाया है, तो देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर माहौल भी दिया है। आतंकवाद, नक्सलवाद सब समाप्त। अब देश सुरक्षा की नहीं बल्कि समृद्धि की एक नित नए प्रतिमान को गढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में भारत ने 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया में अपना स्थान बनाया है। और आज मैं आह्वान करने के लिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें इंडिया वॉइस।